हेलो नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र का चुनाव है इंटरेस्टिंग क्योंकि यह चुनाव दो गठबंधन के बीच में हो रहा है, जहां पर एक गठबंधन जो आगे दिखाई दे रहा है वह आपस में शीर्ष शेयर नहीं कर पा रहा है। एक गठबंधन जो पीछे दिखाई दे रहा है उसने अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लिया है। अब यहां पर आज का वीडियो इसी पे डिस्कस होगा। 3 पॉइंट यहां चर्चा करेंगे। पहली बात करेंगे महाराष्ट्र में महायुति के बारे में कि वहां पे सीट शेयरिंग हो गई, फिर भी समस्याएं हैं, क्या समस्या है आगे बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे महाविकास अघाड़ी, क्योंकि इसमें कांग्रेस बड़ा भाई बनने का प्रयास कर रही है। कैसे लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में समीकरण ही बदल दिए हैं। और तीसरी बात करेंगे उद्धव ठाकरे की कि आखिर ये जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि इनको लेकर महाविकास अघाड़ी में एक राय दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव 2024 का बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2019 में कुछ ऐसा हुआ जो महाराष्ट्र की जनता ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने गठबंधन को जिताया, पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद भी सरकार उस गठबंधन की नहीं बनी। फिर नया गठबंधन बनता है, पोस्ट पोल अलायंस, उसकी सरकार चलती है, फिर वह अलायंस की पार्टियां टूट जाती हैं और फिर नया गठबंधन बनता है और वह नया गठबंधन चलाता है सरकार। आपने देखा 2019 से 2024 के बीच में 3 तरह की सरकार चली। पहली सरकार थी जहां पर एनसीपी का एक गुट टूटा, भाजपा से मिला और 5 दिन सरकार चली। दूसरा गुट बना जब शिवसेना चली जाती है कांग्रेस और एनसीपी के साथ, और वहां पर आपने देखा कि 2.5 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे। फिर ऐसा होता है कि शिवसेना टूटती है और जाके मिल जाती है बीजेपी के साथ, सरकार बनती है। फिर लगभग 6 महीने बाद एनसीपी टूटती है और अजीत पवार ले जाते हैं अपने विधायक और जाके बनाते हैं सरकार महायुति की। यह तो सिनेरियो था, लेकिन इस सिनेरियो को लेकर जब लोकसभा चुनाव हुए तो यहां पर दिखने लगी दिक्कतें 2 तरीके से यहां दिखाई दी। एक तरफ शिवसेना, एक तरफ एनसीपी। पहले एक पार्टियां थी, बाद में 2 पार्टियों में बढ़ गए। अब इसमें माहौल था कि आखिर किसकी शक्ति ज्यादा है यहां पर, क्योंकि जहां जहां पर शिवसेना आमने सामने थी, जहां पर एनसीपी आमने सामने थे, वहां पर समझ में आने लगा कि आखिरकार कौन बड़ा लीडर है, क्योंकि जनता असली शिवसेना किसको मान रही है इसको लेकर तो विचार होना था। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के ऊपर भी एक ऐसा आरोप लगा कि जनता ने इन्हें सहजता से स्वीकार नहीं किया और अजीत पवार को अपने साथ लाने को लेकर इनको एक अच्छा खासा श्राप दिया कि भाजपा केवल 9 सीटों पर सिमट गई, और अगर इसे विधानसभा सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 79-80 सीट्स बनती हैं यह विधानसभा की। वैसे में भाजपा जो कि 100 के ऊपर सीट लाती थी विधानसभा में, वह लोकसभा चुनाव में केवल 80 विधानसभाओं में आगे रही या जीत गई। तो इस तरीके से भाजपा के ऊपर यह आरोप तो लग गए थे कि वो पार्टियां तोड़ती है, वह पैसे की राजनीति और शक्ति राजनीति करती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर 2 नेताओं के बीच में संघर्ष था। एक थे हमारे एकनाथ शिंदे जी और एक थे अजीत पवार। आखिर शिवसेना और एनसीपी में किसकी पकड़ ज्यादा है? तो जहां जहां पर भी शिवसेना शिंदे ग्रुप और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच लड़ाई हुई, वहां पर तो शिंदे साहब ने अपने अच्छे स्ट्रक्चर एक बात दिखा दी कि भाई साहब, हमारी शक्ति तुमसे ज्यादा है और हम ही असली शिवसेना है। एनसीपी में हुआ इसका उल्टा, क्योंकि एनसीपी के वोटर्स अभी भी शरद पवार को छोड़ने को तैयार नहीं थे और अजीत पवार इन चुनावों में अपनी शक्ति खोते दिखाई दी। और साफ दिखा कि जब कोई नेता अपनी मूल पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाता है तो उसकी शक्ति कैसे क्षीण होती है। अजीत पवार का अपने संगठन पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं रहा। कुछ वैसे ही रहा जब तक बाला साहब ठाकरे साहब राज ठाकरे थे, तब तक वह काफी पकड़ रखते थे शिवसेना में। लेकिन जैसे ही वह शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी मन से बनाते हैं राज ठाकरे, महाराष्ट्र की राजनीति में गायब हो जाते हैं। अभी तो वह अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि वर्तमान समय में राजनीति किधर जा रही है। अगर आप महायुति के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखेंगे तो इस प्रदर्शन में एक बात समझ में आती है कि 125 विधानसभा में ही इन्हें जीत मिली है। अगर लोकसभा की सीटें को कन्वर्ट किया जाए विधानसभा में तो 125 विधानसभा में जीत पाए हैं। 146 चाहिए यहां पर आपको सरकार बनाने के लिए। तो साफ दिख रहा है कि महायुति इस लड़ाई में पिछड़ रहे थे और लोकसभा चुनाव की दिक्कतें यहां पे समझ में आई। महायुति को देखें तो यहां पर सीट शेयरिंग फाइनलाइज हो गई। 155 सीट पर भाजपा, 78 सीट पर शिवसेना और 55 सीट पर एनसीपी लड़ेगी चुनाव।
यह साफ दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र में कौन बड़ा भाई है। कुछ ऐसी छोटी पार्टियां जो कि सीट की डिमांड कर रही हैं, तो भाजपा ने अपने ही शेयर में से उनको सीट देने का वादा कर दिया है और फिलहाल 99 सीटों पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है, जिसमें से 79 चेहरे पुराने हैं। लगभग 10 चेहरे यहां पर एससी और एसटी के हैं और 13 चेहरे महिलाओं के हैं। तो भाजपा सीट शेयरिंग के साथ साथ अपने कैंडिडेट भी उतार दी है। एनसीपी ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और शिवसेना के शिंदे ग्रुप ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। तो यहां तो सब शॉर्ट आउट दिखाई दे रहा है। और याद रखिए, चुनाव में जो पहले दौड़ना शुरू करता है जीतता वही है। इधर महाविकास अघाड़ी, क्योंकि सेकंड सेगमेंट में बात करना है महाविकास अघाड़ी के ऊपर, महाविकास अघाड़ी अभी भी रार में फंसा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने वहां पर एक नया माहौल सेट किया। जो कांग्रेस अभी तक इस ग्रुप में 3rd नंबर पे आ रही थी, अचानक से वह कांग्रेस बड़ा भाई बनती दिखाई दे रही है। यह सब चीजें हुई हैं लोकसभा चुनाव की वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस गठबंधन की सबसे अधिक लोकसभा सीटें जीती थी, वह थी 13। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट था, इसको अधिक सीटें मिली, लेकिन फिर भी इनका प्रदर्शन बहुत दयनीय रहा और जहां जहां भी शिंदे गुट से इनका सामना हुआ, वहां वहां पर यह हारते दिखाई दिए। स्ट्राइक रेट इनके साथ नहीं रहा। तो उद्धव ठाकरे की यहां पर शक्ति कम होती जा रही है। मातोश्री, वह मातोश्री जो एक समय पे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को नियंत्रित करता था, अब वह मातोश्री इस राजनीति में कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में शिवसेना यहां पर पिछड़ती दिखाई दे रही है और महाविकास अघाड़ी में चीजें उतनी आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव को 1 महीने से कम रह गए हैं और अभी भी इन सीटों पर घोषणा नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड हो सीट शेयरिंग को लेकर न्यूज आ जाए, क्योंकि आज अर्थात 23 तारीख को ही ऐलान होना है कि इनके बीच में सीट शेयरिंग कहां कहां हुई है। लेकिन समस्याएं हैं, क्योंकि कांग्रेस चाह रही है लगभग 110 सीटों पर लड़ना, वहीं पर शिवसेना भी 100 सीटों की मांग कर रही है और एनसीपी भी मांग कर रही है। इस तरीके से 228 सीटों में किसको किसको सीट दी जाए। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने 12 सीट की डिमांड करी हुई है और इस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं महाविकास अघाड़ी के अंदर। और इंडिया गठबंधन साथ यही होता भी है, क्योंकि वहां पर आपसी रार दिखाई देने लगती है। अब यहां पर कहां जाएंगे ये राजनीति को लेकर। फिलहाल जो यहां पर न्यूज आ रही है कि भाई साहब इनके बीच में सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन ऐलान कब होगा? ऐलान अभी नहीं हुआ, क्योंकि आपसी लड़ाई यहां पे साफ दिखाई दे रही है। और शरद पवार कभी भी उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं इस महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि यह रिलेशन जो है वो काफी अपॉर्चुनिटी वाला दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके बीच में आपसी तालमेल की जगह पे एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी, तो फिर तो समस्याएं देखने को मिलेंगी जो महाविकास अघाड़ी में देखी जा रही हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो के 3rd सेगमेंट पे आते हैं, वह है उद्धव ठाकरे। यह जाए तो जाए कहां? देखिए, 2009 में ही भाजपा और शिवसेना के बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। एक बात दिखने लगी थी कि चौथे नंबर की भाजपा अचानक से पहले नंबर की पार्टी बनने का प्रयास कर रही थी और शिवसेना का और भाजपा के बीच का संबंध कुछ ऐसा ही था। एक दौर पे यह था कि शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में आगे रहेगी और भाजपा जो है वो केंद्र की राजनीति में आगे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भाजपा ने यह देखा कि भाई उनका संगठन महाराष्ट्र में काफी मजबूत हो रहा है, तो ऐसे में वो क्यों ना महाराष्ट्र में बड़े भाई बने। इसको लेकर 2014 में अमित शाह ने प्रयोग किया। शिवसेना से गठबंधन तोड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा और 122 सीटों पर जीत प्राप्त करी और यहां से महाराष्ट्र में शिवसेना छोटे भाई में आ गई। ये अलग बात है कि दोनों ने मिलकर सरकार चलाई 5 साल, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र के। लेकिन तभी उन 5 साल में आपने नोटिस किया होगा कि उद्धव ठाकरे ने अपने सामना में संजय राउत के माध्यम से कई बातें ऐसी लिखवाई जो कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को कमजोर करती रही। कई सारे अनर्गल आरोप एनडीए के ऊपर लगाए गए और खासकर नरेंद्र मोदी को तो पर्सनली टारगेट किया। 2019 में यह बात मुखरता से सामने आई जब इनके बीच के गठबंधन टूटे। साथ लड़ाई लड़ने के बाद भी यह आपस में लड़ने लगे। उद्धव ठाकरे को यह लगा कि उनकी राजनीति कहीं खत्म न हो जाए। भाजपा जो पहले नंबर पे आ चुकी है वो कहीं शिव सैनिकों को तोड़कर आपस में न मिला ले। तो यह चीजें उनको डर के फॉर्म में उनके मन में आई और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा और चले गए महाविकास अघाड़ी के साथ। अब यहां पर समस्या ये आई कि शिवसेना जो कि हिंदुत्व की राजनीति करती थी, वह अपने वैचारिक आधार को खोती दिखाई दी और जो विचारधारा वह लेकर चल रही थी उस विचारधारा में वह पिछड़ती दिखाई दी।
हिंदुत्व की राजनीति करती है दोनों पार्टियां अब अचानक से आमने सामने आ चुकी थी। इसका घाटा शिवसेना को देखने को मिला, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति से पीछे जाती दिखाई दी। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि एक दौर पे शिवसेना खासकर बाला साहब ठाकरे आगे लेकर चलते थे, वही टूटता दिखाई दिया। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में मिलना कुछ वैसा ही था जैसे कि भाजपा का पीडीपी के साथ संबंध बनाना कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन भाजपा को वहां फायदा ये हुआ कि पीडीपी खत्म हो गई और यहाँ पर कांग्रेस ने शिवसेना को ही खत्म कर दिया। अभी हाल के दिनों में मातोश्री के आगे कई सारे मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाला साहब ठाकरे के दौर पर क्या कोई सोच सकता था कि किसी की हिम्मत होगी वहां पर आने की। लेकिन अब बात यही है, क्योंकि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ शिवसेना को और मुस्लिम वोट काफी ज्यादा मिला है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब उनके पास ना विचार बचा, ना विचारधारा और ना पार्टी की अपनी सहमति, और जहां जहां शिंदे से लड़ाई हुई वहां वहां वो कमजोर साबित हुए। फिलहाल कुछ न्यूज ऐसी आई है जहां पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की बात सामने आई है और इधर संजय राउत अमित शाह से मिले हैं। क्या अंदर खाने कुछ पक रहा है, क्योंकि शिवसेना को दिक्कतें हैं, उद्धव ठाकरे को दिक्कतें हैं। पहला यह कि भाई साहब उनका आधार उनसे छूट रहा है, क्योंकि शिवसेना अब शिंदे ग्रुप ज्यादा पावरफुल है, उनकी पावर कमजोर हो रही है। दूसरा, आदित्य ठाकरे, उसको भी तो स्टेबल करना है और फिलहाल उसको स्टेबल करना कांग्रेस के साथ सहमत नहीं हो रही है, क्योंकि नाना पटोले वह चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार फ्रंट लाइन में लीड करे और शरद पवार और कांग्रेस तो आपसी सहमति है, क्योंकि एक दौर पे शरद पवार कांग्रेस का ही भाग थे, एनसीपी उन्हें वहां से तोड़कर बनाई है। तो फिर उद्धव ठाकरे के पास कुछ यहां पर बस्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं उद्धव ठाकरे करते क्या हैं, किधर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या राजनीति लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चर्चाएं चलती रहेंगी महाराष्ट्र के चुनाव पर और झारखंड के चुनाव पर, और भी बातें होंगी, डिस्कशन करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।